Hey there, class 12 students. I hope you are preparing well for your upcoming board exams. Welcome back to my channel. So, today I'm super excited to share with you my personal tips and strategies on how to excel in class 12 maths. I know maths can be tough, and for myself also, it wasn't a cup of tea. In fact, it was one of my weakest subjects. But with consistent practice and dedication, I managed to score 89 out of 100, which is for me an impressive score. As I've told you, maths was not at all my forte. So if I can do it, definitely you can too. So guys, let's move on to the main topic, that is how to study maths in order to score 100 marks. First, you need to familiarize yourself with the syllabus. तो आप सबसे पहले फर्स्ट पेज खोलोगे तो कंटेंट्स में आपको सारे सिलेबस मिल जाएगा. प्लीज़ इग्नोर दिस स्टूपिडिटी ऑफ माइंड. तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कौन से चैप्टर्स कट हैं. फॉर एग्जांपल हमारे 2-3 चैप्टर्स कट थे. बाइनरी ऑपरेशंस कट था एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, मीन वैल्यू थ्योरम से सब कट थे. बाकी सारा आ रहा था. तो 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कट थे हमारे, 3, 9 और 10 मैंने लिखे हुए थे. बाकी नाउ जो मेन प्रॉब्लम आती है इसमें हमारे मैथ्स में सबसे बच्चों को सबसे ज़्यादा आते हैं पहले डिफ्रेंसिएशन में एंड देन इंटीग्रेशन में. डिफ्रेंसिएशन इज स्टिल ईजियर एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 और यस 5 टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है इंटीग्रेशन. नाउ सी व्हाट हैपेंस इन डिफरेंशिएशन इज दैट in differentiation questions are almost similar and you can do them by taking log or applying some formula or just by differentiating and then double differentiating. But what happens in integration is totally different. Integration में there are different types of concept and each question requires that particular concept. So for example ये special integrals आते हैं, तो अगर ये इनका फॉर्मेट अलग होता है, देन ये वाले इंटीग्रेशन आते हैं, इनका फॉर्मेट अलग होता है. मतलब आपको हर क्वेश्चन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कि उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, देन आपको उसी टाइप से उनको सॉल्व करना पड़ेगा. चलो मैं उन पर बाद में आती हूँ. और उसके बाद जो हमारे बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद इस प्रोबेबिलिटी. बट प्रोबेबिलिटी अगर आपने एक बार समझ ली ना, इट इज़ द मोस्ट लाइक ईजिएस्ट चैप्टर एंड स्कोरिंग एज वेल. देन कम सेक्शन बी. देखो सेक्शन बी में हमारे जो हमें ट्यूशन पढ़ती थी उन्होंने सेक्शन बी नहीं कराया, चाहे साइंस का बच्चा हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो या कॉमर्स का हो, उन्होंने सेक्शन बी नहीं कराया था. हमने सेक्शन सी करा था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन सी में क्या लिमिटेड क्वेश्चंस है. सेक्शन बी भी ईजी अगर आपने, क्योंकि मैंने सेक्शन बी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, तो मुझे लाइक सही लगा. मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट था नहीं. मतलब मैंने वेक्टर्स और 3D पढ़ा था, मैंने प्लेन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं पढ़ा था. बट जहाँ तक मैंने पढ़ा तो मुझे इजी लगा. भले ही क्वेश्चन ज़्यादा है और थोड़े से फॉर्मूला ज़्यादा है, बट ये तो ऑफकोर्स बहुत ईजी है और एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं. वो बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें रट जाएंगे क्वेश्चन. तो तुम पे डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम सेक्शन बी करो तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. वो तुम पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हें स्कूल में समझ आ रहा है या ट्यूशन में समझ आ रहा है तो फिर सेक्शन बी करना, वो तुम पे डिपेंडेंट है. नहीं तो सेक्शन सी तो जिंदाबाद. ठीक है. तो हमने सेक्शन बी नहीं करा था और हमें जो स्कूल में पढ़ाते थे वो भी हमें कुछ समझ आता नहीं था, तो हमने सेक्शन बी नहीं करा था. तो चलो हम सबसे पहले आते हैं. अब मैं बताऊँ मैं कैसे पढ़ती थी. इस दिन मैंने एक नोटबुक ली थी, तुम भी एक ले लेना, थोड़ी मोटी लेना. तो देखो जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने ट्यूशन या मतलब स्कूल में पढ़ा होगा तो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा. तो मैं क्या करती थी, डिटर्मिनेंट्स के जितने भी वो थे ना लाइक कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज, वो सारे इसमें नोट कर देती थी फर्स्ट पेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड. जैसे माइनर्स क्या होते हैं उनका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, को फैक्टर्स क्या होते हैं उनका एग्जाम्पल्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. देखो अगर कोलिनियर पॉइंट्स आएगा तो एरिया उसका 0 हो जाएगा. तो मैं ऐसे सारे ये नोट करके रख देती थी. तो जब भी मैं रिवाइज़ करती थी तो मैं इससे पहली बार रिवाइज़ कर देती थी. एंड देन कुछ स्टेप्स थे और कुछ ट्रिक्स वगैरह जो मैं सर वगैरह बताते थे. एंड देन मैं क्या करती थी, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेती थी. क्वेश्चन 1 ये मतलब ये अलग से, जैसे पहले एक बार रफ में प्रैक्टिस कर ली, फिर सेकंड टाइम जब मैं ये लिखती थी तब मैं ये प्रैक्टिस करती थी. और कोई जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एरिया निकालते तो हम इग्नोर कर सकते हैं माइनस का साइन, हमारी विश है कि हमें रखना है नहीं करना. तो ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसमें मैंने कोलिनियर प्रैक्टिस कर लिया तो इसमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल वाला आएगा तो तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे. तो सारे अलग अलग थे. एंड देन जब आप इनको प्रॉपर्टी से करते हो तो ये मैं ऐसे करती थी. तो मैं तुम्हें एक करके बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो बस मैं ऐसे ही बताई थी. अगर कोई आइडेंटिटी रख दी है तो फिर मैं उसको लिख देती थी उसी के सामने फॉर्मूला, तो उसको ऐसे हाईलाइट कर देती थी. तो बहुत ईजी हो जाता था उससे. देन मैट्रिसेस में आते हैं, मतलब सब सारे चैप्टर्स में मैंने ऐसे ही करा है. तो मैट्रिसेस में देख लो सेम, पहले उनके सारे कॉन्सेप्ट्स, कैसे टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, कितने टाइप्स की होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये थोड़े मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये सब आती नहीं है पर मैंने लिख दी थी. और सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज. और मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि जिसमें तुम आसानी से 6 नंबर ला सकते हो.
पर सुन लो, हमारे इस बार एग्जाम रहते हैं ना, हमारे साथ इतनी गंदी गुगली खेली गई है ना कि जो हमारे 6 नंबर का आता है ना, वो लाइक 2 नंबर का दिया था, वो जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आते हैं ना मार्टिन्स रूल में सॉल्व करने के लिए, वो 6 नंबर का आता है। वो 10-12 साल से यही फॉर्मेट चल रहा है, पर हमारे वक्त क्या हुआ है, इन्होंने हमारे साथ जो खेल खेला है ना भाई। और तुम प्लीज़ इसके लिए प्रिपेयर लेना कि कुछ भी हो सकता है कि मतलब, और ये जबकि हमारे स्पेसिमेन और वो और CF की मतलब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो उसका एक पेपर निकला था, उसमें भी सारा फॉर्मेट सेम था, पर पता नहीं हमारे साथ ऐसे क्यों करा। और ये जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे ये अभी क्या करने, सारे फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मुलाज नहीं आते तो तुम्हारा सारा खराब हो जाएगा। और क्या करना, तुम एक अलग से शीट लेना, मतलब वही A4 साइज शीट, और हर शीट में देखो मैंने यहाँ पे क्या है, जितने भी मैट्रिक्स के रूल्स हैं ना, ये सारे लिख दिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ये सारे। उसके बाद ये सारे दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले, देन ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेज है, और ये कोई जैसे मतलब नॉर्मल फॉर्मूलेज है जो कि यूज़ हो जाते हैं। देन देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, और हाँ जैसे जो हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आएगी हमारी, डिफ्रेंसिएशन में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, बट ये कहाँ काम आएंगे, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में। तो तुम्हें ये भी लर्न करने होंगे, ये क्लास 11th के फॉर्मूलेज है देखो इतने अच्छे से, और ये कहीं जाके चिपका देना तो तुम्हारे दिमाग में भी चिपके रहेंगे। और उसके बाद क्या है इसमें, फिर ये स्पेसिमेन पेपर मैंने निकाला था जो कि हमने सॉल्व करा था, और देखो स्पेसिमेन पेपर में भी आ रखा था, बट जो फॉर्मेट था पूरा चेंज आया, पूरा का पूरा। जो चैप्टर अगर मैं तुम्हें वीडियो मेंशन करूँगी, मैंने बनाया था अपने मैथ्स का वो रिव्यू अपने पेपर का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार देखना उसको क्या हुआ था हमारे साथ। कि मतलब जो 2 चैप्टर के क्वेश्चन जो 2 मार्कर्स वाले आते थे ना, वो 4 to 6 मार्कर्स हो गए, और जो 6 आते थे वो 2 हो गए। और भाई हम तो ऐसे पेपर देखकर ऐसा हो गया था ना, क्योंकि इतने सालों से आ रहा है, हमारे टाइम ही ऐसा चेंज हुआ तो थोड़ा सा अजीब था। पर चलो अब क्या करें, बहुत से बच्चों का इसकी वजह से बहुत गंदा पेपर गया था, या पेपर डिफिकल्ट आया था, पता नहीं। देखो और देखो एक और शीट है, मैंने सारे फॉर्मुलेस लिखे हुए, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मुलेस, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस रट जाना रट, और मैक्सिमम और मिनिमम के ये वाले फॉर्मुलेस, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का क्या होता है, ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर लिख लेना, ये डिटर्मिनेंट्स के और डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी कुछ और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो देख लेना, तुम्हारी हेल्प में आएंगे। जब ये भी 1 + sin 2x आएगा तो हमेशा हम cos x + sin x का √² लिखेंगे। जैसे ये आता है ना कि हमें जब लेट करने होते हैं डिफरेंशिएशन में, भी मैं बताऊंगी तुम्हें क्वेश्चंस, तो तब हमें कब लेट sin थीटा कब हम लेट करेंगे, और फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये होगी, तो ये सब है। कब हमें लिमिट चेंज करनी होती है, जब 0 से इन्फिनिटी में जाता है हमारा। ये कुछ इंटीग्रेशन के हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हमेशा अगर ऑड पावर होगी तो 1 - cos स्क्वायर, इवन पावर होगी तो 1 - cos 2x/2। सेम ऐसे cos स्क्वायर के लिए tan स्क्वायर एक्स जहाँ पे भी आगे सीधे sec स्क्वायर x - 1 लिखेंगे, और ऐसे ऐसे करके। तो ये सब फॉर्मुलेज है, तुम ये सब नोट कर लेना, बहुत काम आता है जब तुम रिवाइज करोगे। क्योंकि देखो अगर तुम सुबह सुबह उठते हो तो हम जैसे कोई थ्योरी वाला चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री, वो तुम रिवाइज कर लेंगे, बट मैथ्स में क्या रिवाइज करोगे तुम, तो सुबह सुबह सीधे जब एग्जाम होता है उससे पहले तुम फॉर्मुलाज रिवाइज कर लेना, तो फॉर्मुलाज के बाद मैं तुम्हें बता तो बस ये ऐसे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के बाद तो मैंने सारे ही चैप्टर्स के मैंने ऐसे बना रखे थे, तो तुम लोग भी बनाते हैं। देखो अब देखो मैं सारे चैप्टर्स दिखाऊंगी ना तो तुम बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये देख लो, इसमें जो वो आते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ऐसे करके कर लेना। मैक्सिमम मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे 6 मार्क्स का आता है, बहुत इजी भी है। और बस एंड देन ये क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, ये भी आराम से अच्छे से कर सकते हो। रिलेशन ऑफ फंक्शंस लगता बहुत इजी चैप्टर है, पर जो इसमें MCQs आते हैं ना इतने घुमा कर आएंगे ना, तो एक बार जरा देख लेना, ठीक है। ये रहा, और फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, मेनी 1 1 1, इसमें हमेशा आता है, ये हमेशा याद रखना, कोडोमेन हमेशा रेंज के बराबर होती है। इसमें हमें F इन्वर्स निकालने को बहुत बार आता है, इन्वर्टेबल फंक्शन ये वाला। और तुम्हें कोई ग्राफ दे देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ग्राफ्स होते हैं, कि कब वो होगा फंक्शन 1 1 होगा, कब 1 2 होगा, या कब फंक्शन होगा या नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है उसके लिए। तो ये सब था। देखो प्रोबेबिलिटी में भी मैंने ऐसे ही बनाए थे। ये कौन सा, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लंबा चैप्टर है, पर अगर तुम एक बार आ गया तो बहुत ईजी भी है। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है ये सब पता है, डिग्री और ऑर्डर पता होना चाहिए, हमेशा MCQ में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। और देखो ये 4 टाइप की वो होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो तुम इनको कैसे सॉल्व करोगे। एंड देन मैंने क्वेश्चंस करे में, एंड तब आता हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो हमने ट्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ा, एक तो हमने पहले सारे वो लिख दिए थे, देखो जितना भी जैसे कार्ड्स में क्या क्या होता है ये सब मैंने लिख दिए थे स्टार्टिंग में, जितने भी आते हैं फॉर्मुलाज वगैरह या जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद हमने क्या करते हैं, जितने भी जो हमारे 11th क्लास के क्वेश्चन है ना, पहले हमारे सर ने वो वैसे कराए थे जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। तो तुम ये देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट लेना प्रैक्टिस करने के लिए, अभी तुम पे बहुत टाइम है तो स्टार्ट कर लो प्रैक्टिस करना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मतलब आया एग्जाम में,
तो उसकी फिर हमारी लेवल ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करी। तो बस यही था प्रोबेबिलिटी में भी, ये वाले क्वेश्चंस, ये सारे 11th के क्वेश्चंस हैं, पर ये हमने अभी भी करे क्योंकि ये इनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और ये जो ऐसे वाला आता है ना कि जब एक बैग से दूसरे बैग में बॉल जा रही है, तो ये वाले क्वेश्चंस एक बार समझ लेना, ठीक है, एक बार तुम समझ गए ना तो बस बहुत ईजी हो जाएगा उसके बाद। और अगर कोई भी डाउट होता है तो अपने टीचर से पूछ लिया करो, हेजिटेट मत क्या करो, क्योंकि एक बार पता चल जाएगा तो तब अच्छी बात है, कि बार बार बेवकूफ़ बनने से तो अच्छा है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा एक भी नहीं क्वेश्चन आया पर हमारे सर ने कराया था, और तुम कर लेना क्योंकि क्या पता। और फिर ये जो इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, इनमें क्वेश्चन आते हैं। और वो जो क्या बोलते हैं, वो पी ऑफ ए यूनियन बी वाले सारे रिवाइज कर लेना, ये वाले क्वेश्चन। फिर तो मैंने ना वेक्टर्स, तो फिर हमने सेक्शन सी स्टार्ट करा था एलपीपी से मैंने बस थोड़ा बहुत ही करा था। ग्राफ समझ लेना, जब ये वाला ग्राफ है ना हमारा, देखो अगर हमारा ट्रू होगी ना, जब तुम जीरो टेस्ट करोगे, एक्स को जीरो वाई को जीरो, जैसे यहाँ पे ट्रू आया तो हम कहाँ शेड करेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन होते तो ओरिजिन की तरफ, और फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, याद रखना। बस इसमें तो यही है कि 4 नंबर का आता है तो तुम बहुत ईजी है, सेक्शन सी आराम से हो जाएगा। फिर लीनियर रिग्रेशन आता है, ये सब फॉर्मूलाज लर्न करना और कुछ नहीं, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और लास्ट हमारा चैप्टर था, लास्ट कहाँ गया हमारा चैप्टर, एप्लीकेशन। ये तो सबसे इजी चैप्टर है, इसमें बस तुम्हें रिवाइज करना है, ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एवरेज मार्जिनल, एवरेज आता है तो हमेशा डिवाइड बाय एक्स, मार्जिन में डिफ्रेंशिएट करना होता है, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना मज़ा आता है ना वाले क्वेश्चन करते। सेक्शन सी इज़ लाइक बहुत ईजी स्कोरिंग। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और उसके बाद आता है हम जो मेन चीज़ है हमारी डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो उसके तो मैंने पूरी नोटबुक ही अलग बनाई है, क्योंकि इसमें तो आने नहीं वाले थे वो। डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूलाज पहले मैंने लिखे सारे, देखो जितने भी यूज़ होते हैं। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के टाइप्स में अलग अलग लिखे थे, जैसे लॉग बेस्ड क्वेश्चन। अब जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन थे ना, जिनमें लॉग लगने थे, वो मैंने ऐसे लिखे हैं एक साथ, कि जैसे जिसमें लॉग, जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देन कम्स द नेक्स्ट इज दिस सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, कि सब्स्टिट्यूशन हमें किस में करना है। जब मैंने बताया था ना अंडर रूट 1 - x² आएगा तो हमें साइन थीटा लेना है, सब्स्टिट्यूशन वाले। ये देखो लेट कॉस थीटा, ये वाले पुट एक्स, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। इनका अलग, तो हर में क्या करना, तुम जैसे एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको एक ही बार में एक ही साथ लिखना। फिर सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ये भी वही है, और एक और टाइप के थे ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो आता है ये प्रूविंग वाले, तुम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हो। मैंने लाइक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, 2023 में आ रखा है इतना बड़ा वाला, तो प्रूविंग हो जाता है कैसे ना कैसे करके, बच्चों के निकल ही जाते हैं प्रूविंग, अगर थोड़ा बहुत ईजी हो। और डबल डिफ्रेंशिएशन वाले अलग से, देखो उनके लिए अलग से बना रखा है मैंने, इससे काफ़ी सिस्टमैटिकली तुम स्टडी कर पाओगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ये वाला। फिर ये पैरामेट्रिक फंक्शंस अलग से, तुम देख रहे हो मैंने हर एक इनको सब डिवाइड कर रखा है। फिर आते हैं हम ऐसे करके, मैंने इंटीग्रेशन में भी सेम ऐसे करा है। इंटीग्रेशन पहले सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, मतलब जो पहले इस वाले फर्स्ट चैप्टर में यूज़ हो रहे थे बेसिक वाले। फिर बेसिक कैलकुलेशन है ये वाली, कुछ ये लिखे हुए हैं कि पावर अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, सॉरी पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा हो डिनोमिनेटर में, तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू प्लस रिमाइंडर वन डिवाइजर होता है, ठीक है। डिवाइजर मतलब ये वाला, ये डिविडेंड होता है। देखो जैसे मैंने इन क्वेश्चंस को अलग से हाईलाइट करा है क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं और ये एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इनको ब्रेक करके लिखेंगे हम साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम इसको बनाए जाते हैं ना, इसको हम इवन पावर में होगा तो हम हमेशा 1 - cos स्क्वायर एक्स की तरफ लिखेंगे। फिर cos एक्स को टी ले लिया एंड देन फिर हो गया सेम वे cos क्यूब एक्स। 5 आएगा तो इसको हमें ऑड पावर में ब्रेक करना होगा। तो बस यही है, देखो इंटीग्रेशन को भी तुम डिवाइड करके चलना, ऑड और इवन पावर वाले क्वेश्चन। आईलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईलेट किस में लगे, तो आईलेट वाले क्वेश्चन सारे इसमें प्रैक्टिस करी थे हमने। फिर जिसमें रुको, फिर ये कहाँ गया, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, पार्शियल फ्रैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें क्या होता है क्वेश्चन बहुत बड़ा चले जाता है, तो तुम देख लेना किस किस में लग रहा है, कि ऐसे नहीं कोई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो और तुम उससे पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हो, ठीक है। फिर ये की पावर एक्स वाले क्वेश्चन भी, और मेरी एक और नोटबुक थी वाली मिल नहीं रही है, नहीं तो मैं तुम्हें उसमें बता दी, मैंने अलग से और प्रैक्टिस करे हुए थे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन और परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम्हें आना चाहिए कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तुम। ये लिमिट वाले क्वेश्चन 0 से पाई, तो हाँ ये तो बहुत इजी होते वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आया था लिमिट वाला, जिसमें हमें प्रूफ करना था। ये तो सबसे इजी होता है। So guys, the key to master integration is that you need to be consistent while practicing.
डोंट ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग एट वंस। अगर तुम रटोगे तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टेड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड थ्रूली। एंड सी आई मेड वन मोर नोटबुक इन विच आई यूज़ टू प्रैक्टिस ऑल द प्री बोर्ड क्वेश्चंस। जो भी हमारे प्री बोर्ड पेपर्स होते थे मैं उनको फिर से सॉल्व करती थी, और जो बाकी स्कूलों में भी प्री बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस होते थे उनको भी। तो उससे क्या होता था, मतलब जितने भी प्री बोर्ड, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर काफ़ी टफ आता है, तो अगर आपने वो कर लिया तो बोर्ड का तो ऑटोमेटिकली आपको ईजी लगेगा। सी गाइज, यू नो दैट हमारी ISC की जो मैथ्स बुक है वो कितनी मोटी है, तो एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। यू नीड टू गो थ्रू ISC मैथ्स बुक एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स, या मतलब 4 टाइम्स भी जाना हो। एंड मेक श्योर टू अटेम्प्ट योर पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 10 years। ये मत सोचना अरे यार अभी तो बहुत टाइम है। So stop your procrastination, try to complete your syllabus till November. Remember, time flies fast, so stay focused and motivated. प्लीज़ डू प्रैक्टिस 10 years क्वेश्चंस एंड डोंट थिंक यार अभी लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में, क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ मैंने भी यही सोचा था, और मैंने 10 years के कर लिए थे, पर जो जल्दीबाजी में मैंने करे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं था। तो मतलब 2 महीने तो आराम से रखना तुम PYQs को प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर उनको फिर से रिव्यू करने के लिए जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है। एंड कीप अ स्टॉप वॉच नियर यू सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम वेल in the exams also. So with practice and dedication, you will be able to achieve your desired goal. Best of luck, and don't forget to subscribe for more study tips and tricks. And if you have any question or query, then don't hesitate to ask in the comments. Okay, bye bye.